हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा 7th लेक्चर होगा नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम क्लास 11 के चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। और आज के इस सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से आपको एग्जामिनेशन में, एंड कॉन्सेप्चुअली भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उनके टाइप्स वगैरह सारे सब कुछ, किस तरीके से sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इनमें किस तरीके से इनका ओरिएंटेशन वगैरह होता है, बॉन्ड एंगल वगैरह। तो ये कॉन्सेप्ट को हम और डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, क्योंकि देखिए नीट एग्जामिनेशन में भी आपको एमसीक्यूज के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना हम एमसीक्यूज के थ्रू कॉन्सेप्ट समझेंगे उतना आपको जल्दी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, द फेनोमेना ऑफ फॉर्मिंग कंप्लीटली न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाय इंटरमिक्सिंग देम इज नोन एज। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कुछ डेफिनेशन दी गई है, हमें बताना है कि ये डेफिनेशन किस चीज की डेफिनेशन है। तो देखिए अब कुछ डेफिनेशन देखने से पहले, या फिर ये जो डेफिनेशन दी गई है मैं आपको बता दूं, ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आपको दी गई है। तो ये टर्म कहाँ से आ गया है, हाइब्रिडाइजेशन ये होता क्या है, ये क्यों टर्म आया गया है। तो सबसे पहले जैसे कि वीबीटी थ्योरी जब हमने देखी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो लिमिटेशन था सबसे बड़ा वो ये था, जैसे कि हमने देखा मीथेन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में आपका, जैसे कि मीथेन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है इस फिगर में आपको देखना है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री। अगर हम वाटर की बात करें, ठीक है, H2O कुछ इस तरीके से वाटर का होता है, तो वाटर के एंगल की बात करें तो 10.5 डिग्री कुछ इस तरीके से होता है। तो जैसे कि मीथेन वाटर वगैरह में ये जो एंगल हमें नजर आ रहा है 109 104, तो ये क्यों इस तरीके से, अगर देखा जाए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है सारे ऑर्बिटल्स, तो क्या होना चाहिए, सारे एंगल्स हमारे 90 होना चाहिए। ठीक है, CH4 जो है ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, 90 हो जाना चाहिए था सारे एंगल, लेकिन होता क्या है 109 104। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन था वीबीटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन्हीं लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया है वो आया है हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो देखिए सिंपली आपको हाइब्रिडाइजेशन जब भी आप देखोगे कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए किसी भी मॉलिक्यूल का आपको सेंटर एटम देखना है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एक ही एग्जांपल लेते हैं CH4, सो दैट हमको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल आपके साथ दिया गया है, यहाँ पर ये है CH4। ठीक है, CH4 CH4 मॉलिक्यूल है, जहाँ पर एंगल हमें दिया गया है 109.5। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ड्रॉबैक, जैसे मैंने कहा आपको अभी ये लिमिटेशन है, तो इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से इसे ओवरकम करा गया है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो जब भी कोई भी मॉलिक्यूल हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, हम इसका सेंटर एटम देखेंगे जो कि है कार्बन। तो कार्बन का यहाँ पर, जैसे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो s ऑर्बिटल में 2, 2s ऑर्बिटल में 2 एंड 2p ऑर्बिटल में 2। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी क्या होता है, यहाँ पर जो वैलेंस शेल में इनके 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से आकर के जो दूसरा एटम का कंबाइन हो रहा है कार्बन के साथ, वो जो एम्पायर इलेक्ट्रॉन है ये पेयरिंग करेंगे और उस तरीके से मॉलिक्यूल बनेगा अकॉर्डिंग टू वीबीटी। लेकिन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, यानी कि 2s ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर के जंप हो जाता है 2p ऑर्बिटल में। तो ये है, यहाँ पर देखिए 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और उस तरीके से 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, सारे ऑर्बिटल जो है यहाँ पर फिल्ड हो चुके हैं। अब क्या होता है, ये 2s एंड 2p जो ऑर्बिटल्स है ये कंबाइन हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, ये कंबाइन हो जाते हैं। और ये जो मिक्स हो जाए है, ये मिक्स होने की वजह से हमें जो ऑर्बिटल्स मिलते हैं वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलते हैं, और इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे इंटरमिक्सिंग देम। ठीक है, उन्हीं में हमने उन्हीं ऑर्बिटल्स को क्या करें, मिक्सिंग कर दी उसमें,
और हमें न्यू ऑर्बिटल्स, न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखने मिला। तो ये होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। अब डेफिनेशन समझते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज द intermixing of different orbitals in order to form new set of equivalent orbitals। ठीक है, क्या होता है, क्या करा हमने, बस इंटरमिक्सिंग कर दी। कुछ ऑर्बिटल्स थे जैसे कि 2s 2p, तो 2s वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट करके हमने 2p में शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो हमें न्यू, एक तरीके से न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले। तो यही होता है कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एंड दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड टू फॉर्म इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है आपके, यही यूज करा जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, तो इसी लिमिटेशन को, जैसे कि हमने पहले बताया, इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू हम देखेंगे बॉन्ड एंगल वगैरह क्या होता है, शेप्स वगैरह क्या होते हैं मॉलिक्यूल के, वो हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो और इस तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है। तो जैसे कि हमने हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट देख लिया, डेफिनेशन देख ली, और जो डेफिनेशन आपको दी गई है इस क्वेश्चन में वो हाइब्रिडाइजेशन की है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट, Which of the following statement is true regarding hybrid orbitals? तो देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जैसे अभी हमने देखा, फॉर एग्जांपल CH4 मॉलिक्यूल में आपको यहाँ पर सेंट्रल एटम देखना है जो कि आपका कार्बन है। कार्बन की यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, यानी कि 2s ऑर्बिटल एक यहाँ पर ये है और 2p यहाँ पर ये, 2p2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2s और ये 2p आपका ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, 2s 2p ऑर्बिटल्स जो है ये इंटरमिक्स हो जाते हैं और कुछ इस तरीके से होता है 2s और ये 2p में इस तरीके से हो जाता है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये जम कर इस ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है। तो ये इसके बाद क्या होता है, ये जो 2s 2p ऑर्बिटल है, अब ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ये दोनों भी ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं और ये अब 2s 2p नहीं रहा बल्कि ये 2sp, ठीक है, और ये भी एक तरीके से sp ऑर्बिटल कहलाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, ये एक दूसरे से मिक्स हो जा रहे हैं, इंटरमिक्सिंग हो रहा है यहाँ पर। अब ये जो हाइब्रिड हम देख रहे हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको याद रखने हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए है, द अमाउंट ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बिफोर द हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, ऑर्बिटल्स जितने हैं उतने ही पहले, देखिए पहले अगर हम ये लिखते हैं यहाँ पर, तो पहले जो फर्स्ट स्टेप हमने लिखा है, यानी कि कार्बन का हमने एक तरीके से बता दिया कि हर और वैलेंसी करने के बाद, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद कितने उनके हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल है। तो यहाँ पर जितने ऑर्बिटल है लास्ट स्टेप में भी उतने ही ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको पहले देखने मिले थे हाइब्रिडाइजेशन के पहले, उतने ही हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको नंबर देखने मिल रहा है ऑर्बिटल्स का। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसी तरीके से ऑप्शन बी, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डू नॉट हैव इक्वल एनर्जी। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, देखिए जो आपके यहाँ पर क्या होता है, पहली बात तो देखिए, जब इस तरीके से होता है, जब एटम शिफ्ट सॉरी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है तो एटम कहता है कि दोनों आपस में मिक्स हो जाओ और मिलकर के टोटल एनर्जी जो है इनकी, जो दोनों में ये एनर्जी जो है पहले थी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, एनर्जी ऐसा नहीं है कि पहले कुछ और, पहले जो एनर्जी थी फिर बाद में जब ये मिक्स हो जा रहे हैं तो मिक्स होने के बाद एनर्जी बदल रही है, नहीं, थ्रू आउट यहाँ पर एनर्जी जो है, सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो पहले हो वही होती है, एनर्जी में कोई वो नहीं होता, दोनों में इक्वल एनर्जी, सेम एनर्जी आपको देखने मिलती है। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। उसी तरीके से ऑप्शन डी पहले देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट इंडिकेट ज्योमेट्री, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये ज्योमेट्री भी बताता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हर एक मॉलिक्यूल का बताता है कि किस तरीके से ज्योमेट्री होगी विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। एंड ऑप्शन सी जो है, दे कैन फॉर्म मोर स्टेबल बॉन्ड्स देन द प्योर ऑर्बिटल्स। यस, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट है। क्या होता है, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, एक तरीके से इंटरमिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स जो है एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं
जिसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं ये आपको और स्टेबल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हुए दिखता है एज कंपेयर टू प्योर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपको ऑप्शन सी में जो दिया गया है ये करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑल द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर नॉट इक्वल इन एनर्जी एंड शेप। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, सारे हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल है उनकी इक्वल एनर्जी एंड शेप नहीं होता है, ये बता रहा है हमें यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है ट्रू है या फिर फॉल्स है, हमें ये बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है आपको, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है, देखिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं उन सब की एनर्जी और शेप सब कुछ इक्वल होता है पहले भी, यानी कि कुछ इस तरीके से इसमें देखते हैं हम। ठीक है, इस डायग्राम में देखते हैं सो दैट आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए हाइब्रिड जब ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं तो उस केस में क्या होता है, सबसे पहले अगर जैसा कि हमने लिया CH4 मीथेन मॉलिक्यूल लिया जिसमें हमने कार्बन का देखा। देखिए हाइब्रिडाइजेशन में मेनली जो सेंट्रल एटम है उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा, ऑर्बिटल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल है ये आपने बता दिया। तो 2s में 2, देन 2xp 2px 2py 2pz में इस तरीके से, तो 1s2 2p2 होता है। लेकिन क्या होता है जब जो इलेक्ट्रॉन जो है अगर आपने उसको एक्साइट कर दिया तो यहाँ पर ये 2p z ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। अब ये क्या होता है, ये जो एक 2s वाला एंड ये 2p वाले ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, इंटरमिक्सिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स देखने मिलता है CH4 मॉलिक्यूल में। तो देखिए यहाँ पर तो हमें शेप में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, शेप जो पहले था वही शेप है ऑर्बिटल्स का, और यहाँ पर देखिए एनर्जी भी सेम होती है। जो पहले एनर्जी है बस इक्वली क्या हो जाती है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट, जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले ज्यादा एनर्जी थी और जब ये इंटरमिक्स हो रहे तो एनर्जी कम हो जा रही, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब भी पहले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनने से पहले जो एनर्जी होती है ऑर्बिटल्स की, वही एनर्जी जो है इंटर में जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जो इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स है उनके बीच में। और साथ ही साथ जैसे कि शेप आप देख रहे हो, शेप भी चेंज नहीं होता है, शेप और एनर्जी दोनों भी इक्वल होता है। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट आपको दिया गया एक फॉल्स स्टेटमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हो ऑल द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर इक्वल इन एनर्जी एंड शेप, दे आर सिमिलर टू ईच अदर एंड possesses equal energy levels। ठीक है, तो इनमें एनर्जी लेवल भी इनकी सेम होती है और एज वेल एज शेप भी इनका सिमिलर होता है। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट दिया गया आपको फॉल्स है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन हैव इक्वल एनर्जी। तो देखिए अभी हमने जो स्टेटमेंट देखा प्रीवियस क्वेश्चन में, वही स्टेटमेंट है। बार बार मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए। हम बार बार अगर हम ये बार बार देखते जाएंगे तो हमारे एक दिमाग में ये फिक्स हो जाएगी इमेज के जब भी ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन उनमें इक्वल एनर्जी और शेप होता है, उनकी एनर्जी चेंज नहीं होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर आपको एग्जामिनेशन में कई बार एमसीक्यूज देखने मिलेंगे। तो देखिए जब भी ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं हाइब्रिडेशन के बाद, जो ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं उनमें हमेशा इक्वल एनर्जी होती है उनकी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, द हाइब्रिडाइजेशन इज द intermixing of different orbitals in order to form a new set of equivalent orbital otherwise known as hybrid orbitals। ठीक है, इंटरमिक्सिंग हो जाती है डिफरेंट ऑर्बिटल्स की, उसके बाद हमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखने मिलते हैं, न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स देखने मिलते हैं जो कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दोस हैव अंडरगॉन द सेम हाइब्रिडाइजेशन हैव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो भी ऑर्बिटल्स, ऐसे ऑर्बिटल्स जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सारे के सारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनमें सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ट्रू। ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। यस, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये पाई बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं। ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है ये पाई बॉन्ड क्यों नहीं बना पाते, तो उनका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। Pi bonds are formed by side-wise overlap of
hybridized p orbitals, while hybrid orbitals are formed by mixing s and p orbitals, which are oriented in a way that only allows for head-on overlap leading to sigma bond. तो देखिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक तरीके से उनमें क्या होता है, जिससे क्या है जो हम देखते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होते हैं ये s और p ऑर्बिटल के मिक्सिंग से फॉर्म होते हैं। उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो हेड ऑन, जिस तरीके से वो ओवरलैप होता है तो वो हेड ऑन ओवरलैप होते हैं, जिसकी वजह से हमें सिग्मा बॉन्ड देखने मिलता है। जैसे हमने देखा था सिग्मा बॉन्ड में भी जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, लेकिन पाई बॉन्ड में क्या होता है साइड वाइज ओवरलैप होती है, लेकिन पाई बॉन्ड में जो बॉन्ड ओवरलैप हो रहे हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स थे। वो जो हाइब्रिडाइज्ड और वो जो p ऑर्बिटल्स है वो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं होते, जिसकी वजह से हमें पाई बॉन्ड में हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं देखने मिलते, यानी कि एक तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड नहीं बनाते। तो यही रीजन है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, हाइब्रिड स्टेट ऑफ बेरिलियम इन BeCl2s। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें बेरिलियम यानी कि बेरिलियम डाइक्लोराइड में जो बेरिलियम सेंट्रल एटम है उसका हमें हाइब्रिड स्टेट पूछा गया है। जनरली जैसे कि हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और हाइब्रिड स्टेट जो होता है सेंट्रल एटम का देखा जाता है किसी भी मॉलिक्यूल में। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट में किस तरीके से यहाँ पर उनका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पर 2s2, तो 2s2 और 2p ऑर्बिटल यहाँ पर वैकेंट है। अब क्या होता है ये 2s2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइटेड स्टेट में 2p में चले जाता है। तो क्या होता है यहाँ पर 2s का एक ऑर्बिटल और 2p का यहाँ पर एक, ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमें यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन में देखने मिलता है। ठीक है, ये s और ये p, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने मिलता है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर क्या होता है 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर 2sp हमें देखने मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन है और उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तभी तो हमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखने मिल रहा है। और जो एंगल होगा ये 180, यही रीजन है। देखिए जैसे कि हमने वीबीटी थ्योरी में देखा तो वीबीटी थ्योरी बस बताती थी ये एंगल होगा, किस बेसिस पर होगा, तो ये हाइब्रिडाइजेशन से हमें और क्लियर हो जाता है कि जब इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं और जब इनके जैसे कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप होता है, जैसे कि यहाँ पर s और p ऑर्बिटल का ये एक इस तरीके से जो ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है, जो इंटरमिक्सिंग हो रही है उसके वजह से हमें ये एंगल्स देखने मिलते हैं, शेप देखने मिलता है जो कि एक लीनियर शेप है ये मॉलिक्यूल का। ठीक है, और एंगल जो है यहाँ पर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेरिलियम का, बेरिलियम डाइक्लोराइड मॉलिक्यूल में, वो होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी sp। ठीक है, नेक्स्ट, हाइब्रिड स्टेट ऑफ बोरॉन इन BCl3s। तो बोरॉन का यहाँ पर हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है क्या होगा BCl3 मॉलिक्यूल में। तो देखिए बोरॉन का सबसे पहले जैसे सेंट्रल एटम बोरॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर तो 5 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पर 2s और 2p ऑर्बिटल्स जो है ग्राउंड स्टेट में अगर देखा जाए तो 2s में 2 और 2p में 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में, जब इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होता है, इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप हो जाता है 2p में। तो क्या होता है यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स है ये कंबाइन हो जाते हैं। तो एक s का ऑर्बिटल और 2p के ऑर्बिटल जब कंबाइन हो तो उस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमें BCl3 में बोरॉन देखने मिल रहा है, इनका जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है ये हमें पता लग गया। अब क्या होता है इनका मॉलिक्यूल हम देखते हैं तो BCl3 में बोरॉन सेंट्रल एटम और से 3 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड है। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा 120 और इनका जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेन।
अब क्या होता है देखिए, कुछ पॉइंट्स है ये आपको याद रखना है। ये जो तीनों sp2 हाइब्रिड्स ऑर्बिटल होते हैं, इनकी इक्विवेलेंट एनर्जीज होती है, ठीक है, इक्वल एनर्जी के होते हैं। और इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन आपको बोरॉन के काफी सारे कंपाउंड में देखने मिलता है। और साथ ही साथ ये जो कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, उन कंपाउंड्स में भी आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने मिलता है, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि BCl3 में बोरॉन की यहाँ पर बात हुई है, तो बोरॉन का हाइब्रिड स्टेट जो है ये होगा sp2। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन इन CH4 इज। तो देखिए, मीथेन में हमें यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिड स्टेट बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कार्बन की, तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए ग्राउंड स्टेट में तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा तो कार्बन में जो 2s वाला है यहाँ पर ये 2p में जंप कर जाएगा, और 2s 2p में 2p के सारे जो यहाँ पर ऑर्बिटल है ये फिल हो गए। अब क्या हो जाता है, ये 2s और 2p, ठीक है, s का 1 और p के, ठीक है, s का 1 और p के 3 ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, मिक्सिंग होगी इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो हो जाएगा sp3, ठीक है, s के 1 और p के 3। तो इस तरीके से कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, तो 4 sp3। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने मिलता है कार्बन का CH4 में। और यहाँ पर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पर 1s ऑर्बिटल, ठीक है, s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से ओवरलैप करते, देन इस यहाँ पर इस हाइड्रोजन एटम के साथ कार्बन के, ठीक है, और यहाँ पर इस हाइड्रोजन एटम sp3 अगेन इस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है इनका sp3। तो इस तरीके से टोटल 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने मिलता है। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का एंगल 109 यहाँ पर हमें देखने मिलता है। और जो ज्योमेट्री देखने मिलती है वो हमें मिलती है टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें यहाँ पर देखने मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, CH4 में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमें देखने मिलता है वो होता है sp3। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन NH3 इज। तो NH3 में नाइट्रोजन का हमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछा गया है, क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p3। तो देखिए, यहाँ पर s ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन है और p में भी ये सारा फिल्ड है ऑर्बिटल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से। तो ऐसे के ऐसे s का 1 और p के 3 यहाँ पर इनमें मिक्सिंग होगी, तो यहाँ पर हमें जो हाइब्रिडाइजेशन देखने मिलेगा नाइट्रोजन का, वो हमें हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल्स है वो sp3, ठीक है, s का 1 p का 3। तो वो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसे हम कहते हैं sp3। अब यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होते हैं और यहाँ पर NH बॉन्ड भी होता है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये लोन पेयर भी होंगे और यहाँ पर NH बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजन के केस में। तो ये किस तरीके से हमें देखने मिलता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है जिनका एंगल है 107। और इनमें जो ज्योमेट्री बनती है, इनकी जो ज्योमेट्री बनती है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइगोनल और यहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर होने की वजह से एक पिरामिड की तरह, तो ट्राइगोनल पिरामिड की तरह यहाँ पर एक आपको स्ट्रक्चर देखने मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा, जो ज्योमेट्री हमें नजर आती है वो होती है sp3। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी sp3। नेक्स्ट, the percentage S character in sp hybridization is। देखिए, हमें S कैरेक्टर पता करना है कि S कैरेक्टर का कितना परसेंटेज होता है sp हाइब्रिडाइजेशन में। तो देखिए, यहाँ पर किस तरीके से आप S कैरेक्टर फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखना है, इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ S ऑर्बिटल आपको देखना है कि कितना S ऑर्बिटल है और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं उस हाइब्रिडाइजेशन में, और इनटू 100 करना आपको। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर sp में s और p दो ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ठीक है, s का 1 तो नंबर ऑफ s ऑर्बिटल 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन, और यहाँ पर देखिए टोटल ऑर्बिटल आपको कितना है, s का 1 एंड p का 1, यानी कि टोटल 2 ऑर्बिटल है, तो हाफ इंटू 100। तो हाफ इंटू 100 आप करोगे तो 0.5 इंटू 100 इज 50, तो
50 यहाँ पर 50% s कैरेक्टर का है। उसी तरीके से अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन में p कैरेक्टर कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ p ऑर्बिटल आपको देखना है और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल लिखना है, ठीक है, इंटू 100। तो p ऑर्बिटल यहाँ पर कितना है, देखिए 1 और टोटल 2 ऑर्बिटल इंटू 100। तो अगेन यहाँ पर आंसर जो आएगा आपका 50, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन में s और p कैरेक्टर दोनों 50-50% होता है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें s कैरेक्टर पूछा गया है, तो s कैरेक्टर जो होगा यहाँ पर वो होगा 50%। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द परसेंटेज p कैरेक्टर इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज। तो देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको p कैरेक्टर यहाँ पर पता करना है क्या होगा। तो सेम फॉर्मूला आपको हर यानी किसी भी हाइब्रिडाइजेशन का अगर आपको कोई भी कैरेक्टर s या p कैरेक्टर फाइंड आउट करना है तो सेम फॉर्मूला हर एक हाइब्रिडाइजेशन में आपको लगाना है। तो देखिए उसी तरीके से यहाँ पर देखिए सबसे पहले sp2 में पहले हम s कैरेक्टर एंड p कैरेक्टर दोनों भी हम देखेंगे, ठीक है। तो s कैरेक्टर की बात करें तो नंबर ऑफ s ऑर्बिटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू 100। तो देखिए यहाँ पर s ऑर्बिटल कितना है 1 है और p ऑर्बिटल कितना है 2 और s 1, यानी टोटल कितना हो गया 3। तो 3 यहाँ पर लिख लीजिए इंटू 100। तो अगर 1/3 इंटू 100 आप करते हो तो यू विल गेट 33%। 33% जो है यहाँ पर sp2 में s कैरेक्टर जो है आपका ये 32% है। उसी तरीके से अगर हमें p कैरेक्टर पता करना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू 100। p ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पर 2, तो 2 अपॉन अब टोटल कितने ऑर्बिटल्स है p के 2 एंड s का 1, तो टोटल 3। तो 2/3 इंटू 100 अगर आप करोगे तो यू विल गेट 66.67%, विच इज नियरली अबाउट 67%। तो जनरली आपको 67 ही याद रखना है और अगर हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हैं तो 66.67 आता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। तो इस क्योंकि देखिए p कैरेक्टर पूछा है क्वेश्चन में, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो p कैरेक्टर होता है वो 66.67% होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द परसेंटेज p कैरेक्टर इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज। तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमें p कैरेक्टर पता करना है कि p कैरेक्टर का कितना परसेंटेज है। तो सेम अगेन सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, नंबर ऑफ s ऑर्बिटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो हम s और p दोनों भी आपका पता करेंगे कि कितना कैरेक्टर है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं p कैरेक्टर पूछे, s कैरेक्टर भी पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों चीज आना चाहिए कि किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। तो नंबर ऑफ s ऑर्बिटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू 100। तो देखिए sp3 में s के कितने ऑर्बिटल है 1, तो 1 अपॉन और टोटल कितने ऑर्बिटल है p के 3 एंड s का एक 4, तो 1/4 इंटू 100 जो कि आपका आंसर आ जाएगा 25। यानी कि sp3 में जो s कैरेक्टर है आपका ये 25% है। उसी तरीके से p कैरेक्टर नंबर ऑफ p ऑर्बिटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू 100। तो p ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पर 3 और टोटल 4 ऑर्बिटल, तो 3/4 इंटू 100 जो कि आपका आंसर आ जाएगा 75%। तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर जो है ये है आपका 25% एंड p कैरेक्टर जो है ये आपका है 75%। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75%। नेक्स्ट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है दिए गए मॉलिक्यूल में से किस मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। तो देखिए सबसे पहले वन बाय वन हम सारे मॉलिक्यूल्स देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो ऑप्शन ए में जो है आपका है C2H2, C2H2 जिसे एसिटिलीन और इथाइन भी कहते हैं। अब C2H2 का आप स्ट्रक्चर लिखिए तो कुछ इस तरीके से होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल बनता है वो होता है 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सारे एटम्स प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में, तो सारे एटम एक स्ट्रेट लाइन में है। जब भी सारे एटम हमको एक स्ट्रेट लाइन में देखने मिले तो उस केस में जो ज्योमेट्री हमें देखने मिलती है वो होती है लीनियर ज्योमेट्री। तो लीनियर ज्योमेट्री में जब भी आपको कोई लीनियर ज्योमेट्री देखने मिले तो उस केस में जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी C2H4, C2H4 क्या होता है आपका इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन में किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड C
और दोनों कार्बन से दो दो, यानी ये कार्बन से दो हाइड्रोजन, ये कार्बन से दो हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच्ड हो गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ई प्लेन में आपको सारे एटम्स देखने मिल रहे हैं और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है अगर आप देखोगे एक ट्रायंगल के तौर पर आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल के इसमें हमें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर 2D में हम ये इमेज देखें तो हमें, सॉरी 3D में अगर हम इमेज देखें तो हमें ट्रायंगल के शेप में यहाँ पर नजर आएगा। तो इसीलिए स्ट्रक्चर का नाम होता है, ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पर जो एंगल बनता है ये होता है 120 डिग्री एंगल यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर आपको जो ज्योमेट्री देखने मिलती है, सॉरी जो हाइब्रिडाइजेशन देखने मिलता है आपको, वो होता है sp2। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। उसी तरीके से ऑप्शन सी में बेरिलियम डाइक्लोराइड, तो यहाँ पर बेरिलियम सेंटर में होगा और दोनों से यहाँ पर क्लोरीन अटैच होगा। अगेन देखिए आप सारे एटम्स जो है एक स्ट्रेट लाइन में है और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है और सारे एटम्स स्ट्रेट लाइन में है, दैट मीन्स इनकी ज्योमेट्री लीनियर है और लीनियर में जैसा हमने कहा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी में इस तरीके से यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो C2 यानी कि कार्बन, दो कार्बन है और दोनों कार्बन से C2H6 यानी दोनों कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर आप देखोगे आपको 3D में ही बनाना है। ठीक है, आपको जो स्ट्रक्चर आप बनाओगे आपको 3 डायमेंशनल में बनाना है कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से आपको देखने मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको देखने मिलता है और इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा वो आएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स में जो हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने मिलता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंसर डी C2H6। आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो कि सारे कार्बन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके आप देख सकते हो। देन उसके बाद आपको जो ऑर्बिटल्स है उसको आप एक्साइटेड स्टेट में डालकर देन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आप कर सकते हो। तो उस वे में भी आप डिटेल में जाकर आप देख सकते हो। लेकिन ये एक बेस्ट आइडिया है कि आप ज्योमेट्री से भी एक, या फिर आप जो इनके बीच के एंगल्स होते हैं तो उनसे भी आप आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो C2H6 इस मॉलिक्यूल में आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने मिलता है, इसीलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस मॉलिक्यूल में आपको देखने मिलता है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है C2H2 जो कि एसिटिलीन और इथाइन होता है आपका, जो कि आप सारे एटम्स अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो सारे एटम आपको एक स्ट्रेट लाइन में देखने मिलते हैं। तो जब भी ऐसा हो, जब भी आपको स्ट्रेट लाइन में सारे एटम्स को देखने मिले तो उस केस में जो ज्योमेट्री होती है वो होती है लीनियर ज्योमेट्री होती है और जो आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने मिलता है वो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से C2H4 यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर दोनों कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होते हैं। कुछ इस तरीके से इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। ठीक है, इथाइलिन जो कि कंपाउंड होता है, ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर और इसमें जो आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने मिलता है वो होता है sp2। तो यहाँ पर आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से रिमेनिंग ऑप्शंस भी आप देख लीजिए, जैसे कि बेरिलियम डाइक्लोराइड, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है क्योंकि इनकी ज्योमेट्री लीनियर होती है इस वजह से। इसी तरीके से C2H6 इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है तो वो होता है आपका ऑप्शन बी C2H4 जो कि इथाइलिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, sp हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन। तो देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन किस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा हमें अगेन ये बताना है। तो देखिए C2H4 एंड यहाँ पर C2H4 जो क्या हमारा होता है, अभी हमने देखा इथाइलिन और जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। C2H6 आपका होता है इथेन। ठीक है, और इसमें होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और इसमें आपको जो हाइब्रिडाइजेशन देखने मिलता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन
बेरिलियम डाइक्लोराइड कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, बेरिलियम सेंटर में, और जिसके दोनों भी साइड क्लोरीन दो एटम क्लोरीन के अटैच होते हैं। एंगल आपको 180 डिग्री देखने मिलता है। जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर जो बेरिलियम डाइक्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp देखने मिलता है। लीनियर स्ट्रक्चर में जनरली याद रखें, जिस भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर लीनियर हो उस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन PCl5s। तो PCl5 में फास्फोरस का हमें यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है, क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, फास्फोरस का हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है। फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसमें इनके जो वैलेंस शेल होता है 3s एंड 3p में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3s2 एंड 3p3। तो यहाँ पर क्या होता है, अब क्योंकि देखिए फास्फोरस को क्लोरीन से बॉन्ड बनाना है, तो फास्फोरस के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, सिर्फ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब ये ग्राउंड स्टेट में कुछ इस तरीके से इनका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 3s ऑर्बिटल में जो ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ये जम कर जाता है 3d में, क्योंकि देखिए 3p में तो जम नहीं कर पाएगा क्योंकि सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर ये जम कर जाता है 3d ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए फास्फोरस के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये 5 क्लोरीन से बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पर s का एक ऑर्बिटल, p के 3 एंड d का एक ऑर्बिटल, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पर वो होगा sp3d। और कुछ इस तरीके से इनकी ज्योमेट्री होती है, जो कि होती है ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए कुछ इस तरीके से इनकी ज्योमेट्री होती है। यहाँ पर फास्फोरस सेंटर में होता है और उससे 5 क्लोरीन अटैच होता है। ट्राइगोनल इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल की तरह शेप देखने मिल रहा है, और बाई पिरामिडल की इसलिए क्योंकि यहाँ पर फास्फोरस से 2 क्लोरीन अटैच है, एक पिरामिड की तरह आपको एक शेप नजर आ रहा है, इसीलिए बाय पिरामिडल। और इनके बीच का यहाँ पर जो क्लोरीन से ये वाला एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, और ये वाला 120 डिग्री यहाँ पर एंगल बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में फास्फोरस का पूछा गया है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, तो फास्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा वो होगा sp3d। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन SF6s। तो देखिए यहाँ पर हमें SF6 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है, क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले सल्फर एटॉमिक नंबर 16, ठीक है। तो अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s एंड 3p इनके वैलेंस शेल है, जिसमें 2 और 3p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन से कुछ इस तरीके से फिल हो गए। लेकिन क्या होता है, SF6 में सल्फर को फ्लोरीन से 6 बॉन्ड बनाना है, ठीक है, 6 फ्लोरीन अटैच होंगे, तो 6 सल्फर के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से 3s ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर 3d में जम कर जाएगा, और 3 में जो यहाँ पर पेड इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर जम कर जाएगा d ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर सारे जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे ऑर्बिटल में सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, सो दैट ये कि सल्फर फ्लोरीन से यहाँ पर बॉन्ड बना सके। तो सारे 6 जो इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर अनपेड होंगे। तो एक जैसे कि आप देख रहे हो, एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल। तो इसीलिए यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने मिलता है वो होता है sp3d2, ठीक है। और सल्फर के साथ इस तरीके से फ्लोरीन का हमें स्ट्रक्चर देखने मिलता है। और देखिए यहाँ पर जो उनकी ज्योमेट्री होती है कुछ 2 डायमेंशन में अगर हमने इमेज देखे तो कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं सल्फर के साथ फ्लोरीन, और यहाँ पर जो है 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, और इस तरीके से इनकी ज्योमेट्री होती है जो कि होता है ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। ऑक्टाहेड्रॉन यहाँ पर ज्योमेट्री होती है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड की शेयरिंग से ये ज्योमेट्री बनती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में जैसे कि SF6 का हमें सल्फर का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछा गया है जो कि होता है sp3d2, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, the axial bonds are longer as compared to equatorial bonds in PCl5 because। तो देखिए PCl5 में जैसे हम PCl5 का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें देखिए ये जैसे कि यहाँ पर ये PCl5 का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या कुछ इस तरीके से जो
ये प्लेन में जो है यहाँ पर ये ट्रायंगल फॉर्म में जो इक्वेटोरियल वे में है, ये सारे बॉन्ड्स जो है ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये तीनों क्लोरीन। अब यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड कौन से होंगे? एक्सियल बॉन्ड इस केस में आपके होंगे, देखिए यहाँ पर ये वाले बॉन्ड, ठीक है, ये क्लोरीन, ये एक्सियल बॉन्ड। तो यही पूछा गया है, ये एक्सियल बॉन्ड जो है ये लॉन्ग क्यों होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से, ठीक है, ये जैसे कि ये हमें लॉन्गर देखने मिलते हैं एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल। तो ऐसा यहाँ पर क्यों होता है, हमें ये बताना है। तो देखिए क्या होता है, अगर हम स्ट्रक्चर में देखें PCl5 में, तो सारे जो क्लोरीन है उनके पास 3 लोन पेयर्स आप बोल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से सारे क्लोरीन के पास हम देखें तो यहाँ पर इस तरीके से लोन पेयर होते हैं सारे क्लोरीन के पास, जितने भी हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन है। अब क्या होता है, सारे नेगेटिव चार्ज है, सब पर नेगेटिव, सबके पास इलेक्ट्रॉन है, सबके पास लोन पेयर है, तो सारे नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो ये जो हमारे इक्वेटोरियल प्लेन में जो बॉन्ड्स यहाँ पर है, इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये एक दूसरे को तो रिपेल कर ही रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये क्लोरीन और ये क्लोरीन मिलकर ये क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, ठीक है, जो कि ये बॉन्ड में, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, जो कि यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से इक्वेटोरियल प्लेन में है, ये तीनों क्लोरीन, ठीक है। तो ये तीनों क्लोरीन जो है यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाले क्लोरीन को रिपेल करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, रिपल्शन की वजह से ये वाले क्लोरीन जो है आपको ऐसे लॉन्ग देखने मिलता है। उसी तरीके से इस वाले क्लोरीन के साथ भी यही होता है, ये तीनों क्लोरीन मिलकर जो कि इक्वेटोरियल बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड वाले जो क्लोरीन है, ये वाले क्लोरीन को यहाँ पर इस तरीके से रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से हमें ये जो एक्सियल बॉन्ड्स है, ठीक है, ये हमें इनकी हाइट ज्यादा देखने मिलती है। तो एक्सियल बॉन्ड की हाइट इसलिए ज्यादा होती है, जो कि यहाँ पर ये क्लोरीन जो है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में जो क्लोरीन है, ये इनमें रिपल्शन काफी होता है, रिपल्शन की वजह से हमें ये जो बॉन्ड्स है, और आप ऐसा कह सकते हैं एक्सियल बॉन्ड्स जो है ये लॉन्ग हमें देखने मिलते हैं। तो यही एक रीजन है, बहुत सिंपल है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सियल बॉन्ड एयर्स सफर मोर रिपल्शन फ्रॉम इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, तो यही रीजन है। सो दैट्स इट, इस लेक्चर को अब हम यही एंड करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी क्वेरीज है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।